पंजाबी कालम नवीस पत्रकार मंच वालों अज असी ट्रेड यूनियन लहर की बहुत ही उगी कारकुन श्रीमती अमरजीत कौर होरां दे नाल विचार चर्चा करन दी खुशी लै रहे हैं। असल विच मौजूदा समय दे विच ट्रेड यूनियन लहर दे सन्मुख जिहड़ियां चुनौतियां ने वो बहुत वड्डियां ने। अज देश जिवें कि असी सारे महसूस करते हैं फाशिज्म वाल नूं फाशीवाद वाल नूं अगे वध रहा ते ट्रेड यूनियन लहर जिहड़ी कि बड़े लंबे समय तो कार्यशील है उस दे सामने इहो जिहियां चुनौतियां ने जिन्हां बारे चर्चा करनी मैं समझदा कि कालम नवीस बुद्धिजीवियों चिंतकों का बहुत बड़ा फर्ज बनता। सो मैं बेनती करांगा बीबी अमरजीत कौर होरां नूं जिहड़ी कि एटक दे जनरल सकत्तर हैं आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कि वो अपने विचार इस संबंध दे विच रखण। उस तो बाद साडे दरम्यान जिहड़े चिंतक जुड़े हुए ने कुछ सवाल उन्हां नाल करनगे। बीबी जी 20 मिनट के समय दे विच अपनी गल पूरी करनगे। साडे दरम्यान डॉक्टर ज्ञान सिंह भी जुड़े ने, मैं उन्हां नूं भी वेलकम करदा। बीबी अमरजीत कौर जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे बुलाया है, और मैं शुरू में ही माफी मांग रही हूँ कि मैं अपनी माँ बोली में बोलने की बजाय हिंदी भाषा में बातचीत कर रही हूँ, इसलिए मुझे उसकी माफी देंगे आप साथी लोग। मैं बहुत से शब्दों के लिए हिंदी में कंफर्टेबल फील करूंगी, मुझे पंजाबी में उन शब्दों को फिर तलाशना करना पड़ेगा, और समय 20 मिनट का है तो उसके बीच में मैं अपनी बातचीत करना चाहती हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया पंजाबी कालम नवीस पत्रकार मंच में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने बुलाया है, और इसमें मैं सब्जेक्ट जो आपने दिया मेरे को बातचीत करने के लिए कि जो ट्रेड यूनियन लहर है उसके सामने चुनौतियां क्या हैं इस कोविड-19 के समय में, कोरोना के काल में, तो उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चुनौतियां हैं जो कोविड-19 से पहले चल रही थी, वो इस दौर में गहरी हो गई है, और कुछ इस कोविड-19 के दौर में नई चुनौतियां जुड़ गई हैं। इसलिए मैं दोनों पे बात कर रही हूँ। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन हमारे देश में बहुत पुराना है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों का संघर्ष यूनियनों के बनने से भी बहुत पहले का है। यूनियनें हमारे देश में 19वीं शताब्दी के आखिर में शुरू हुई बनना, लेकिन मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों का संघर्ष 19वीं शताब्दी के पहले जो 2 दशक हैं उनमें शुरू हो गई। 1827 में ही पहली हड़ताल हमारे देश में दर्ज है, कोई यूनियन नहीं थी तब। इसलिए मजदूरों ने, आदिवासियों ने और किसानों ने जो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उनको कुचल दिया गया, दबा दिया गया, लेकिन वो बीज बोए जा चुके थे, और वो जो वातावरण उन्होंने तैयार किया उससे 1857 के पहले आजादी के आंदोलन की जो लहर हुई थी उसको एक बहुत बड़ा सबल दिया था, एक भूमिका दी थी। उसके बाद हम देखते हैं 1857 को जब कुचल दिया गया तो उसके बाद फिर से आवाजें कहाँ से उठी? मजदूरों से उठी, और जो प्लांटेशन में काम करते थे, जूट में करते थे, टेक्सटाइल में काम करते थे, उन लोगों की हड़तालों का दौर शुरू हुआ। और फिर हम देखते हैं कि रेलवेज शुरू हो चुकी थी, तो रेलवेज में फिर यूनियनाइजेशन की प्रक्रिया 19 एंड आते आते उसमें भी कुछ थोड़ी शुरुआत हुई। 20वीं सदी में यूनियंस की जो बनना था वो तेज हुआ, 19 सदी के एंड में शुरू हुआ और 20 में तेज हुआ। तो जब देश के आजादी के आंदोलन की हम बात करें और साथ में मजदूर आंदोलन की बात करें, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मजदूरों ने ना केवल पृष्ठभूमि बनाने में एक रोल अदा किया, आजादी के आंदोलन की शुरुआत
एक फॉर्म में हुई पहला स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन संगठित तौर से बाद में एक प्लेटफॉर्म बनने के बाद शुरू हुई। मजदूर आंदोलन ने जहां स्वतंत्रता आंदोलन को सबलता दी, उग्रता सिखाई, हड़तालों के आंदोलनों के जरिए से एक नया स्वरूप देने की कोशिश की, वहीं मजदूर आंदोलन के ऊपर भी देश के आजादी के आंदोलन का प्रभाव था। तो ये दोनों आंदोलनों की एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी देन थी, इसको हम अलग करके नहीं देखते हैं। और इसलिए आज जब हम चुनौतियों की बात करें, तो अगर आज हमारे देश की वो जो सारे मूल्य थे, हमारे आदर्श थे जो तय हुए आजादी के आंदोलन में, उन पे अगर खतरा मंडरा रहा है, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन ने आजादी के आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो उसी हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि हम चुनौतियों को केवल इस स्वरूप से मैं नहीं रखना चाह रही कि हमारी वेज का इशू है जी, हमारी नौकरी का इशू है जी, हमारी सोशल सिक्योरिटी का इशू है। उन चीजों की तो मैं चर्चा करूंगी ही, वो वर्कर की इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं उससे कैनवस से बढ़कर के बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं AITUC से संबंध रखती हूँ। और AITUC 1920 में बना, जब देश के आजादी का आंदोलन जलियांवाला बाग के कांड के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत के चलते चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा था, और उससे पहले यूनियनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और यूनियंस देश के आजादी के आंदोलन के जो भी आह्वान होते थे उन सब में हिस्सा निभा रही थी। 1905 के बंगाल के 2 टुकड़े करने के आंदोलन जो हुए, तो उसमें मजदूरों का, किसानों का बहुत बड़ा रोल था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जब गिरफ्तार किया गया, तो यूनियनें अपनी जो काम के घंटों की लड़ाई लड़ रही थी, अपनी वेतन की बात कर रही थी, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही थी, वो केवल एक मांग पे सड़क पे उतरी थी कि बाल गंगाधर तिलक को रिहा करो। तो ये एक माइलस्टोन था हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट के लिए, रियलाइजेशन का, कि ये देखिए ये मजदूर वर्ग है जो अपने लिए लड़ रहा है, बेहतर जिंदगी चाहता है, लेकिन वो मजदूर वर्ग हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन के साथ अपने को जोड़ के देख रहा है। अगर इस ताकत को एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबलता मिल जाए और ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जो अलग अलग यूनियनें अलग अलग सेक्टर्स की हैं देश भर के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत उनकी अपनी लड़ाई के लिए भी होगी और देश के आजादी के आंदोलन के लिए भी होगी। तो ये एक बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड में ट्रेड यूनियन आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा था। और जब रूस के अंदर इनकलाब हुआ 1917 में, तो पूरी दुनिया के मजदूर आंदोलन को उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, तो हिंदुस्तान के भी मजदूर आंदोलन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। तो यूनियन फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, सब जगह पे यूनियनों का आगाज हो चुका था। और 1900 से लेके 1920 में जब AITUC की फॉर्मेशन होती है, इस पीरियड में सैकड़ों हड़तालें दर्ज हैं मजदूरों के इतिहास के अंदर। हम जब उन आर्काइव्स को उठा करके देखते हैं, चाहे वो ब्रिटिश आर्काइव्स हो, चाहे इंडिया के आर्काइव्स हो, तो उस बैकग्राउंड में 1920 के अंदर AITUC का फाउंडेशन होता है, बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस होती है, और लाला लाजपत राय उसके पहले फाउंडिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। बाद में तक की एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता खुद पंडित नेहरू ने भी की थी, एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वीवी गिरी जी ने की थी, एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ट्रेड यूनियन नेता और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता एक दूसरे के साथ सिर जोड़ करके मजदूर आंदोलन को भी आगे बढ़ाने की बात करना, और उसके साथ साथ देश के आजादी के आंदोलन में श्रमिकों की भागीदारी को देखना, ये एक आम बात थी। इसलिए आज के इस दौर के अंदर जिन मजदूरों ने इस देश के अंदर एक भूमिका बनाई एक विदेशी हुकूमत को चुनौती देने की, वो मजदूर आंदोलन आज ये पूछना चाहता है आज की मौजूदा सरकार से कि आप हमें ब्रिटिश राज में वापस क्यों धकेल रहे हैं। तो जो मैं चुनौतियों का जिक्र करूंगी, वो चुनौतियां कुछ इस किस्म की हैं कि हमारे देश की आजादी को, हमारी संप्रभुता को, हमारी आत्मनिर्भरता को उल्टा ठेस पहुंचाई जा रही है। नारा आत्मनिर्भरता का दिया जा रहा है,
नारे देशभक्ति के और राष्ट्रभक्ति के और राष्ट्रवाद के उठाए जा रहे हैं और असल में राष्ट्र के ऊपर कुठाराघात चल रहा है, देश के प्राकृतिक साधनों के ऊपर हमला चल रहा है, देश ने जितना कुछ बनाया उसको बेच डालने का रास्ता अपनाया जा रहा है और जो विरोध करेगा, जो आवाज उठाएगा, जो क्वेश्चन करेगा, जो सवाल खड़ा करेगा, उसी को ही दबाने का प्रयास किया जाएगा। हम उस दौर के अंदर हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इतिहास के साथ कनेक्टिविटी करने की कोशिश की। और इसीलिए साथियों, मैं ये समझ रही हूँ कि मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। उनकी छोड़िए जो गवर्नमेंट की ट्यून में डांस करते हैं और जिनको कॉर्पोरेट घराने मदद कर रहे हैं, लेकिन जो ईमानदारी से चौथे खंबे के रूप में काम करना चाहते हैं, तो जहां मजदूर वर्ग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वहीं हम देखते हैं कि समाज के सामाजिक संगठनों को, समाज के अंदर मीडिया कर्मियों को, लेखकों को, फिल्मकारों को, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स को, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को और दूसरी जो जनरल मूवमेंट्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो ये कोरोना के अंदर ये रफ्तार बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के पीरियड में ये हमले शुरू हुए हैं। ये हमले तो 2014 के बाद से शुरू किए गए और कुछ हमले तो जो श्रमिक कानूनों की हम बात करें तो उससे भी पहले के थे, लेकिन तब आप लड़ते थे, कुछ तो सुनवाई होती थी, कुछ तो डायलॉग था, कुछ तो त्रिपक्षीय वार्ता थी और कोई आप पे सवाल करेगा तो आपको ये नहीं कह दिया जाएगा कि आप देशभक्त नहीं हो, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, ये कोई नहीं कहेगा। हालांकि इन जो हमारे श्रम कानून है उनको बदलने की प्रक्रिया या पब्लिक सेक्टर के निजीकरण की प्रक्रिया 2014 से पहले नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, उससे पहले भी हुई, लेकिन उसके विरोध में आंदोलन भी हुए और उन आंदोलनों की कहीं कहीं कुछ सुनवाई भी हुई और कहीं नहीं भी हुई। लेकिन ये दौर नहीं था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आपको राइट टू डिसेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी बात रखना, आंदोलन करना, संघर्ष करना, संगठन बनाना, उसी के ऊपर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया जाए और कोई भी सवाल करे तो उससे देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाए। वो हालात नहीं थे जो 2014 से शुरू हुए और 2014 के बाद 2019 में जीतने के बाद वो प्रक्रिया तेज होनी शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कवर में अब सब कुछ वो तेजी से कर डालना चाहते हैं। चाहे आर्थिक नीतियां हैं, देश के संसाधनों को बेचने की नीतियां हैं, चाहे श्रमिक आंदोलनों को कुचलने की नीतियां हैं, चाहे किसानों से जमीन छीनने की नीतियां हैं और चाहे जो निर्भीकता से पत्रकारिता के दौर में हो या लेखन के दौर में हो, उनकी कलम को तोड़ने की कोशिश करना, उनकी आवाज को बंद करना। तो आंदोलनों की आवाज को बंद करने के साथ साथ जो निर्भीक पत्रकार है उसकी आवाज को भी बंद करना जरूरी है ना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा या उनकी बात कहेगा या उनके बारे में लिखेगा, तो वो लिखा नहीं जाना चाहिए, देखा नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी तो अब अटैक शुरू हो गए, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही नहीं है कि 95% मीडिया एक तरफा बातें करता रहता है, बहुत थोड़े लिमिटेड लोग बच गए हैं जो कुछ बात करते हैं। सोशल मीडिया में सुनवाई होती थी तो उसके अंदर भी अब अटैक की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसीलिए मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रेड यूनियंस ने केवल राजनीतिक एक माहौल बनाने का ही प्रयास नहीं किया था। मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे को AITUC के महासचिव होने का गौरव हासिल है, क्योंकि AITUC ने 1921 में अपनी सेकेंड कॉन्फ्रेंस में जो जरिया में हुई थी, प्रस्ताव पास किया था कि इस देश के अंदर पूरी आजादी का नारा लिया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव पास किया और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाले प्लेटफॉर्म ने 8 साल बाद 1929 में ये प्रस्ताव लिया रावी के किनारे लाहौर सेशन में। लेकिन मजदूर आंदोलन ने 8 साल तक फिर लड़ा, झगड़ा किया कि आप क्यों नहीं पास कर रहे। 1929 के अंदर वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन पास हुआ। दूसरा क्रेडिट ये जाता है
कि जब इस देश के अंदर कुछ वर्षों के बाद ये नारा पास जब हो गया 1929 में, तो अंग्रेजों ने कहा आप सेल्फ रूल ले लीजिए ना, कुछ उसके लिए नियम कानून बना लीजिए, यानी अंग्रेज राज करते रहेंगे, तुम उसके तहत कुछ सेल्फ रूल की बात करो। तब ये AITUC थी, क्योंकि यही वन सिंगल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। सभी पॉलिटिकल थॉट के लोग इस AITUC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, चाहे अपने को कम्युनिस्ट कहें, सोशलिस्ट कहें, कांग्रेस कहें या ओनली लेबर लीडर कहें, सभी स्ट्रीम्स AITUC के अम्ब्रेला के तहत काम करते थे। तो AITUC ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था कि आप ये बात ही कैसे करते हैं कि अंग्रेजों का राज चलेगा और सेल्फ रूल के लिए कुछ नियम बना लीजिए, विधान बना लीजिए। ये बात क्यों सुन रहे हैं आप अंग्रेजों की? आपको तुरंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहिए और उसके अंदर डिस्कस करना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान का विधान कैसा होगा, संविधान कैसा होगा, हम कैसा भारत देखना चाहेंगे। ये भी देश की मजदूर वर्ग की तरफ से आवाज उठी थी। तो मैं इस बात का प्राइड लेती हूं, जब आज मजदूर आंदोलन इस सरकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लड़ने के लिए मैदान में उतर रहा है, तो हम बड़ी स्ट्रांग फुटिंग से मैदान में हैं, हम बड़े डीप रूटेड हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारे पैर उखाड़ देंगे, टांगे काट देंगे, गर्दनें उड़ा देंगे, तो आज की हुकूमतों को मैं चुनौती देते हुए कह रही हूं कि अंग्रेजों से लड़ लिया था तो फिर आप कौन से खेत की मूली हैं जनाब, कितने दिन आप टिकने वाले हैं। और इसीलिए उस मजबूती से हम आज की जो चुनौतियां हैं, जिसके बारे में मैं बातचीत के साथ साथ भी गिना रही हूं, लेकिन आगे उसके ऊपर भी पिन पॉइंट कर दूंगी जो इमीडिएटली हम टेकअप कर रहे हैं इश्यूज। तो ट्रेड यूनियन ने एज AITUC प्रस्ताव रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। नॉट ओनली दैट, जो पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त फॉर्मेशन में थी, उन सब की ज्वाइंट मीटिंग के अंदर AITUC ने जाके हिंदुस्तान की सभी ट्रेड यूनियंस जो उसके साथ एफिलेटेड थी, उनके मसविदे को लेकर के वो गए कि ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, दिस इज व्हाट वी वांट टू सी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ, मैं आउट ऑफ द वे बात नहीं कर रही कि डिसेंट का हमें राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमें राइट है, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म हमारा राइट है, ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, क्योंकि जो उनके सामने हमने मसविदा पेश किया था, या जो 1921 में AITUC ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, उसमें ये प्रश्न थे। उसमें हमने कहा था राइट टू डिसेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें सेकुलर इंडिया चाहिए। उसमें फिर हमने अपने वेज की बात की, काम के घंटों की बात की, बच्चों के स्कूल की बात की, महिलाओं की मैटरनिटी बेनिफिट की बात की, और हमने कहा हमें श्रम कानून चाहिए होंगे, जिन कानूनों के जरिए से हम आगे बढ़ेंगे। और हमने अंग्रेजों के पीरियड में ट्रेड यूनियन एक्ट ले लिया, यूनियन बनाने का लीगल राइट हमने ले लिया 1926 में, कंपनसेशन एक्ट 23 में ले लिया, 1861 में हमने फैक्ट्री एक्ट ले लिया था। तो ब्रिटिश पीरियड में हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन जब अभी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, तब भी कुछ राइट्स लिए थे, और जब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई 1920 में, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी रिप्रेजेंटेशन देते रहे, और हिंदुस्तान के अंदर भी अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ते हुए कानूनों को हासिल किया। तो जो मसविदा पेश किया गया था यूनियनों की तरफ से, वो ये था कि आजाद हिंदुस्तान में ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, और डेमोक्रेसी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये हम लोगों ने कहा था। और इसीलिए मैं साथियों आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज के इस दौर के अंदर हम आप देख रहे हैं कि सरकार एयर इंडिया को, ऑयल को, बैंक्स को, इंश्योरेंस को, रेलवेज को, डिफेंस को, पोस्टल को, टेलीकॉम को, कोल को, दूसरे मिनरल रिसोर्सेज को, इन सब के बीच में 100% FDI लाने की बात कर रही है। तो हिंदुस्तान का जो बेसिकली इस कोविड-19 पीरियड में एक चीज सामने आई कि गवर्नमेंट सेक्टर ही मैदान में उतर करके मदद कर रहा था इस डिफिकल्ट टाइम्स में। उसी गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को ही तबाही के रास्ते की तरफ ये सरकार धकेल रही है। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इस डिसइन्वेस्टमेंट, इस 100% FDI इन सेक्टर्स में और उनकी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बहुत बड़ी एक चुनौती को मान करके हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्होंने हेल्थ का ये इश्यू है कोविड-19, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बना दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसको डील किया, जबकि इसको डील करना चाहिए था
एक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में। लेकिन हमारा जो फार्मा सेक्टर है उसमें भी 100% विदेशी पूंजी ला रहे हैं, जबकि हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें भी 100%। सिक्योरिटी एजेंसीज में, रिटेल ट्रेड में, एनिमल हस्बेंड्री में, सब जगह पे। तो एक तो बहुत बड़ी चुनौती इनकी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो ये कोविड-19 के बहाने से तेजी से उसके ऊपर आगे बढ़ रही हैं, इस चुनौती का हम मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी चुनौती हमारे सामने जो भयंकर है, जो आपने, हमने, सबने देखी, हमारे देश के श्रमिकों के साथ जो हुआ। हमारे 47 करोड़ के आसपास थे श्रमिक 2011 के सेंसस में। आज 2020 में 54 करोड़ के आसपास गिनती है, जिसमें से केवल 14 करोड़ के करीब मैं ये कह सकती हूँ वो किसी ना किसी लॉ से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज हैं या बड़े फॉर्मल सेक्टर में है या रजिस्टर्ड जो एंटरप्राइजेज फैक्ट्रीज हैं, रजिस्टर्ड यूनिट्स के सदस्य हैं। बाकी 40 करोड़ वर्क फोर्स हिंदुस्तान में किसी किस्म के सोशल सिक्योरिटी नॉर्म से या लेबर लॉज से प्रोटेक्टेड नहीं है, और हल्ला किया जा रहा है कि लेबर लॉज जो हैं हमारी प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं, जबकि 90% से ज्यादा वर्क फोर्स लेबर लॉ की प्रोटेक्शन से बाहर है। और आपने और हमने सबने देख लिया कि उसमें जो प्रवासी मजदूर है, जो माइग्रेंट वर्कर है, उसकी कितनी दुर्गत हुई इस पीरियड के अंदर, कितना वो सड़कों पे और रेलवे पटरियों पे भटका है वो, और कितना वो एग्जॉशन से मरा, एक्सीडेंट से मरा, भूख से मरा, और जो कोरोना की बीमारी गांव तक नहीं जा सकती थी, जिस ढंग से लॉकडाउन किया बिना प्रिपरेशन के, उसने वो भी गारंटेड कर दिया कि कोरोना सब जगह पहुंच जाए। जो बाहर से आए 4 महीने सरकार ने वेस्ट कर दिए, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और फिर 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन किया, तो हमारे मजदूरों की जो हालत हुई, प्रताड़ना हुई, ये एक्सपोज हो गया। हम हमेशा बोलते थे हमारा श्रमिक जो है बहुत प्रिकेरियस कंडीशन में है, जो दूसरे राज्यों में काम करता है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसकी वेज सुरक्षित नहीं रहती है, उसको कभी भी निकाल देते हैं, उनमें से बहुत सारा ठेकेदारी प्रथा में है, कोई सुनता नहीं था। पर कोविड-19 के पीरियड में वो सब एक्सपोज हो गया। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। सरकार ने कहा था लॉकडाउन पीरियड की पगार देंगे, नहीं मिली। सरकार ने कहा था किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अब आप रोज अखबारों में आप लोग तो खुद लिख रहे होवोगे और पढ़ रहे होवोगे और लिख भी रहे होवोगे कि सेक्टर आफ्टर सेक्टर नौकरियों से निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट खुद अपने सेक्टर से बाहर कर रही है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को कैसे रोक लेगी? हमें तो मालूम है जर्नलिस्ट की भी, बहुत सी पत्रकारों की रोजगार चली गई है, कोई सा भी फील्ड तो नहीं बचा है। तो रोजगारी एक बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है। बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची होती चली जा रही है। वो तो 45 साल में सबसे ऊंची हो गई थी, 2019 की इलेक्शन के टाइम में ही आ गया था। पर इस लॉकडाउन पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस इशू तो है, लेकिन जॉब लॉसेस अनदर सीरियस इशू है, जो नोटबंदी से शुरू हुआ था और अब इस कोविड-19 जिस ढंग से लॉकडाउन हुआ उसकी दौर में आ गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नोटबंदी जिस ढंग से की गई थी, अचानक रात को मन की बात आ गई और अनाउंस कर दिया, और अगले दिन सुबह उठे तो ऑलमोस्ट 84 करेंसी जो है कागज बन चुकी थी। और उसके बाद 3.5 करोड़ से ज्यादा, जो 2019 के चुनाव आते आते 5 करोड़ जो है लोगों की रोजगार चली गई थी, क्योंकि कई लाखों एंटरप्राइजेस ठप हो गए थे। तो बेरोजगारी और बढ़ गई है और जॉब लॉसेस का दौर और बढ़ गया है। जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सीरियस इशू हो गया है। आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा 2014 के बाद ही तेजी से बढ़ाई गई थी, अब वो दौर और बढ़ गया है। ये जो गुजरात में, मध्य प्रदेश में और यूपी में, 3 राज्यों में इन्होंने कहा है कि 100 दिन, 1000 दिन के लिए या 1200 दिन के लिए, यानी 3 साल से ऊपर 38 से लेकर 40 लॉज जो हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये देख सकते हैं 3 और राज्यों ने उसी किस्म के ऑर्डिनेंस बना रखे हैं।
8 घंटे को 12 घंटे करने का पूरे देश के अंदर चलाया गया। इंटरनेशनल कोविनेंट्स और इंटरनेशनल आईएलओ कन्वेंशन में जो रेटिफिकेशन हमारा इंडिया की तरफ से है, उसको ताक पे रखते हुए लेबर लॉ चेंजेस की प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है। तो कोविड-19 से पहले कोडिफिकेशन हो रहा था, मैं कंक्लूड करूंगी, कोडिफिकेशन हो रहा था कोविड-19 शुरू होने से पहले। अब उसको सीधे सीधे लेबर लॉज को सप्रेस करके उसको कुछ साल से भी ऊपर, 3 साल से भी ऊपर सस्पेंड करके श्रम कानूनों के ऊपर बहुत बड़ा हमला बोल दिया गया है। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक हो रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अच्छे भले जो ट्रेंड कैडर्स जॉब्स के अंदर थे, वो जो हाईली स्किल्ड थे, वो अब सेमी स्किल्ड वर्क में और अनस्किल्ड वर्क के अंदर अपने को जिंदा रखने के लिए वो काम में लगे हुए हैं। तो अपग्रेडिंग नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री स्किलिंग की बातें कर रहे हैं, पर जो स्किल्ड वर्कर है उसकी हालत ये है कि वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कामों में जा रहा है। तो ये बहुत सी चुनौतियां हैं। कुछ और प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर में भी मैं कुछ कह पाऊंगी। लबोलबाब ये है कि देश के अंदर 150 से ज्यादा साल तक जो देश के मजदूरों ने लड़ के अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, अपने श्रमिक कानून हासिल किए थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और देश के मजदूरों ने, किसानों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रोफेशनल्स ने, टेक्नोक्रेट्स ने जो आजादी के बाद कुछ बनाया था, ये सरकार उस सबको गोल कर करके डस्टबिन में डाल रही है। वो देश के सामने चुनौती है जिसको ट्रेड यूनियंस उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ लड़ना चाहती है। और तीसरी चुनौती जो मैं आखिर में गिना रही हूं, जिसका मैंने पहले चर्चा किया, कि सरकार ये शुरू कर दी थी हर एक की आवाज को बंद करना, पोलराइजेशन करना, नफरत की आंधियां फैलाना और डिवीजन की पॉलिटिक्स करना, बांटो और राज करो को आगे बढ़ाना। इस कोविड-19 में भी इन्होंने छोड़ा नहीं और इस बीमारी को भी एक रिलीजन समिट के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। वो गंदगी भी जारी है। तो इसलिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं कह रही हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो गया है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाने में रोल अदा करने में ट्रेड यूनियंस ने भी रोल अदा किया था। और इसीलिए ये सबकी साझी चुनौती है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ को बदले बिना बदला जा रहा है और सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया गया है। और अब तो पुलिस सिस्टम को खुले तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे हमने दिल्ली के दंगों के अंदर किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है या यूपी के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो नेक्सस है गुंडागर्दी का और सत्ता का, ये नेक्सस बहुत डेंजरस होता चला जा रहा है। इसलिए एज ट्रेड यूनियनिस्ट मैं समझती हूँ कि जो हमारे पुरखों ने लड़ा, संघर्ष किया, आगे बढ़ाया, वो हमारी आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करना है। तो मैं कोई प्रश्न होंगे तो मैं जरूर उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। मेहरबानी बीबी अमरजीत कौर होਰਾਂ ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਪੂਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ, ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨਕ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, दर्शन सिंह जी रियाड़ और हरजिंदर वालिया जी पत्रकार जड़े ने, और बहुत सारे साडे मैंबर साहबान जुड़ चुके ने। एडवोकेट बिरदी जी, चोट जी, GS गुरदेती, इन्हां सारियां नूं जियो आया। पर मैं समझना क्योंकि अज 2 सैशन ने साडे दरम्यान डॉक्टर मनजीत सिंह बल होना ने सेहत तंत्र बारे भी गल्लां करनियां ने। सो मैं बेनती करांगा श्री वरिंदर शर्मा जी MP यूके ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਵੇਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ MP ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ हरजिंदर वालिया जी होਰਾਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि वो अपनी गल कर। हरजिंदर वालिया जी। जी
वालिया जी ताड़ा माइक हाँ ठीक मेरा हाँ 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 जी आवाज आ रही है ਹੁਣ ਠੀਕ है ठीक है हाँ जी, हाँ जी, राजेंद्र ठीक है जी मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लेना कि दोडे कारण उसते पता पलाई साहब ਨੂੰ मेरा इस बार ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम शुरू होने वाला टीवी ते लेकिन क्योंकि पत्रकारी ਦੀ भी गल हुई है ਤੇ मैं एक दो नुकते ते गल करदा मैं सारी उम्र पत्रकारी पढ़ाई है पर मैं बहुत सारे ऐसे ਜਿਹੜੇ जर्नलिज्म ने कदे सोचे नहीं ਸੀ इस देश ਨੂੰ देखना पड़ेगा ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਂਗਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸਮੈਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 19A ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੈਸਮੈਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸੱਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बहुत धन्यवाद पलाही साहब बहुत अच्छा लगा कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट की हिस्टरी दी जो अमरजीत जी ने जिस डिटेल दे विच दस्या मैं बीइंग ए ट्रेड यूनियनिस्ट जिहड़ा पंजाब तो ब्रिटेन आया सी बस कंडक्टर ते ट्रांसपोर्ट दी यूनियन दे विच सारी जिंदगी काम कीता ते उत्थों पोलीटिकल लाइफ दे विच आया ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਈਵਨ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਵੇਜਸ ਰੀਅਲ ਵੇਜਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MP ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ